चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराइयों में चलते हैं जो एक भूत के साये से शुरू तो होती है, लेकिन असल में हमें अपराध बोध, जिम्मेदारी और प्रायश्चित की परतों तक ले जाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो जहन में लंबे समय तक रह जाती है। हम सब ने कभी न कभी तो ये महसूस किया ही है, काम पर देर हो गई है और घर जाने वाली आखिरी बस का इंतजार कर रहे हैं। ये एक बहुत ही मामूली सा पल लगता है ना, लेकिन आज की हमारी कहानी में यही मामूली सा पल एक ऐसे भयानक सिलसिले की शुरुआत करने वाला है जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। कभी सोचा है कि कोई एक छोटा सा फैसला कैसे किसी की पूरी जिंदगी पर एक साए की तरह मंडरा सकता है? ये कहानी हमें इसी एक सवाल के सामने लाकर खड़ा करती है और दिखाती है कि कुछ फैसलों की कीमत शायद जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। चलते हैं उस तूफानी रात में जहां हमारे मुख्य किरदार एक एडिटर एक ऐसा फैसला लेने वाले हैं जो उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ये है अखिलेश माथुर, कहानी दर्पण के एक बहुत ही माने हुए एडिटर। अपने काम में माहिर हैं, पर आज काम का दबाव और देर रात की थकान उन पर कुछ ज्यादा ही हावी है। और जैसा कि हम देखेंगे, जब दिमाग थका हुआ होता है तो गलतियां हो ही जाती हैं, और कभी कभी तो बहुत बड़ी गलतियां। तो सोचिए, अखिलेश बस स्टॉप पर खड़े हैं, थकान से चूर, और सामने एक दुविधा है। उनकी रोज वाली बस नंबर 81 का कोई अता पता नहीं, लेकिन बस नंबर 85 ठीक सामने खड़ी है, जो उन्हें घर से थोड़ा दूर उतारेगी। बाहर तूफान गहरा रहा है, तो वो ज्यादा सोचे बिना बस घर पहुंचने की जल्दी में 85 नंबर की बस में चढ़ जाते हैं। उन्हें क्या पता था कि ये सिर्फ एक बस नहीं, बल्कि उनकी किस्मत बदलने वाली एक सवारी है। तो अब कहानी बस के अंदर पहुंचती है, और यहीं पर अखिलेश की मुलाकात एक ऐसे रहस्यमयी शख्स से होती है जो कह सकते हैं कि जो उसकी दुनिया हिलाने वाला है। बस में अखिलेश को एक नौजवान मिलता है, रजत जैन। कोई 20 साल का लड़का होगा। आंखों में सपने तो हैं, पर आवाज में एक अजीब सी उदासी और हताशा है। वो बताता है कि वो एक लेखक बनना चाहता है, पर उसकी कहानियों को कोई छापने को तैयार नहीं, और घर की माली हालत भी उसे तोड़े जा रही है। और फिर रजत एक बहुत ही अजीब बात कहता है। वो पूछता है, मुझ जैसे लेखक के लिए क्या इस बार जगह बचेगी? देखिए वो इस बार पर कितना जोर देता है। अखिलेश अपनी थकान में इस पर ज्यादा गौर नहीं करते, लेकिन कहानी का पहला बड़ा सुराख यहीं छिपा था कि ये उनकी पहली मुलाकात नहीं है। जैसे ही दोनों बस से उतरने वाले होते हैं, बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। रजत अखिलेश से कहता है कि चलिए, पास में ही मेरा घर है, तूफान थमने तक इंतजार कर लेंगे। अखिलेश, जो बस किसी तरह इस रात से निकलना चाहता है, हाँ कह देता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि वो तूफान से बचने के लिए एक और बड़े तूफान की तरफ कदम बढ़ा रहा है। चलते चलते अखिलेश के दिमाग में एक छोटी सी बात खटकती है। अरे, इसको कैसे पता कि मेरा घर काफी दूर है? मैंने तो बताया नहीं। खैर, थकान में वो इस ख्याल को झटक देते हैं, ये सोचकर कि शायद बातों बातों में निकल गया होगा। और अब वो पहुंचते हैं रजत के घर। यहीं इसी जगह पर वो भयानक सच सामने आने वाला है जो अखिलेश के होश उड़ा देगा। रजत चाय बनाने के लिए अंदर जाता है और अपनी लिखी कहानियों की फाइल अखिलेश को थमा देता है। और जैसे ही अखिलेश उसे पढ़ना शुरू करते हैं, उनके पूरे जिस्म में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। अरे, ये कहानियां तो जानी पहचानी है। ये तो वही हैं जो उन्होंने 1 साल पहले पढ़ी थी और रिजेक्ट कर दी थी। तो अब सारी कहानी साफ हो जाती है। 1 साल पहले अखिलेश ने रजत की पांडुलिपि को खारिज किया था, और उसी दिन दिल टूटने के बाद रजत की एक बस एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज रात बस में और अभी इस घर में अखिलेश किसी जिंदा इंसान से नहीं, बल्कि एक भूत से बात कर रहा था। अखिलेश की आंखों के सामने वो पुराना रजत घूम जाता है। वो नौजवान जो गिड़गिड़ा रहा था, एक मौके की भीख मांग रहा था। और अब उसके सामने जो खड़ा है वो उसका भूत है, जिसकी आंखों में अब उम्मीद नहीं, सिर्फ गुस्सा और सवाल हैं। वो अब भीख नहीं, हिसाब मांग रहा है। अब जब ये भयानक सच सामने आता है, तो अखिलेश के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, यहाँ से भागो। पर सवाल ये है कि क्या ये सब सच है या सिर्फ उसके थके हुए दिमाग का कोई वहम? इसकी पुष्टि भी होने वाली है। जैसे ही रजत का चेहरा एक भयानक रूप लेकर अखिलेश की तरफ बढ़ता है, उसकी चीख निकल जाती है।
वो बस भागता है अंधाधुंध उस तूफानी रात में। डर इतना हावी हो जाता है कि वो सड़क पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब अखिलेश की आंख खुलती है तो कुछ लोग उसके आसपास होते हैं और वो जो बताते हैं उसे सुनकर अखिलेश की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, भाई साहब, जिस घर से आप भागे हो वो तो 1 साल से वीरान है, भूतिया घर है वो। उसमें जो लड़का रहता था रजत, वो तो 1 साल पहले ही बस एक्सीडेंट में मर गया था। तो ये कोई सपना नहीं था, कोई वहम नहीं था। रजत का भूत जा चुका था, लेकिन अपने होने का एक पक्का सबूत छोड़ गया था। जमीन पर बिखरी हुई वो पांडुलिपि, वो कागजात अब सिर्फ कहानियां नहीं थे, बल्कि जिंदा और मुर्दा लोगों की दुनिया के बीच एक पुल थे। इस खौफनाक रात के बाद अखिलेश के पास अब 2 ही चीजें हैं, एक रजत की कहानियों की वो फाइल और दूसरा एक ऐसा जबरदस्त गिल्ट, एक ऐसा अपराध बोध जिसका बोझ उठाना आसान नहीं था। अब कहानी का आखिरी हिस्सा इसी प्रायश्चित का है। अखिलेश वही पांडुलिपि उठाते हैं जिसे उन्होंने कभी खारिज कर दिया था और उसे किताब के रूप में पब्लिश करवाते हैं। और यकीन मानिए, जिस टैलेंट को जीते जी किसी ने नहीं पहचाना, मरने के बाद उसकी किताब साल की नंबर 1 बेस्टसेलर बनती है। ये रजत की प्रतिभा का सबसे बड़ा सबूत था। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। अखिलेश रजत के पिता को देहरादून में ढूंढ निकालता है। वो किताब की सारी कमाई उन्हें सौंपता है और माफी मांगता है, अपनी गलती को स्वीकार करता है। ये था उसके किरदार के सफर का आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात पर लाकर छोड़ती है कि टैलेंट, हुनर कभी दबता नहीं है, लेकिन हाँ, कभी कभी उस हुनर को दुनिया के सामने लाने की कीमत बहुत बड़ी होती है। इतनी बड़ी कि किसी को अपनी जान देनी पड़ जाती है, जैसा रजत के साथ हुआ। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। न जाने हमारे आसपास ऐसे कितने ही रजत जैन होंगे जिनके हुनर को, जिनकी कहानियों को हम हर रोज अनदेखा कर रहे हैं। सोचने वाली